हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खंडेलकर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में कि उस समय की गांव ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार से थी, और साथ ही साथ समृद्ध शहरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोहे के औजार और खेती के बारे में पढ़ेंगे कि लोहे के औजार के बारे में क्या कहा गया है। लोहे का जो उपयोग है लगभग आज से 500 ईसा पूर्व, याद रहेंगे, लगभग 500 ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो गया तो लोहे का यूज़। ठीक है, लोहे की यूज़ में देखेंगे। लोहे की यूज़ में जैसे कि आजकल हम रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ करते हैं, है ना। एक तरह से ज़िंदगी बनी, जैसे कि हमारे या तो फावड़े हों या फिर हमारे कोई क्या बोलना चाहिए, साथ ही साथ हल हो, या फिर आपका हसिया हो, या जुताई के अन्य जो हल हैं, सामान हैं, उनमें हम लोहे की चीज़ें यूज़ करते हैं। और अदर एट ऑल जो किचन के सामग्री है उनमें भी हम लोहे का यूज़ करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमें लोहे का यूज़ कितना काम आता है। इसके अलावा लगभग 3000 साल पहले ही इसका यूज़ होना शुरू हो गया था। महापाषाण कब्रों में हम लोहे के औजारों के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, आप अध्याय 4 को देख सकते हैं। ठीक है, अध्याय 4 में हमने लोहे के महापाषाण के समय की बात है, कब्रों में किस प्रकार से लोहे के कुछ अवशेष मिले हैं हमें, है ना, उसके बारे में जानकारी है। लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिलता है। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, जुताई और जुताई के लिए जो हल होते हैं उनके लिए यूज़ करते थे, वो भी शामिल है। अध्याय 5 में इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली है कि किस प्रकार से हमें हल प्राप्त हुआ, कि हल का यूज़ समय किया करते थे। ठीक है, लोहे का फाल देख सकते हैं। लोहे का फाल जो कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कदम जैसे सिंचाई। ठीक है, सिंचाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समृद्ध गांवों के बिना राजा तथा उनके राज्यों का रहना बहुत मुश्किल था। समृद्ध गांवों के बिना, क्योंकि गांव में विविधताएं होती है, मतलब कि वहाँ पे बढ़ई, लोहार, सोनार और अन्य जो होते हैं धोबी, ये क्या रहते हैं, अन्य विविध प्रकार के जो समुदाय रहते हैं, या कहें तो इस प्रकार बटे रहते हैं ना एक गांव में। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। मान लो किसी को लोहे की ज़रूरत है तो वो लोहार के पास जाएगा, और लोहार को अगर से धोबी की ज़रूरत है तो वो धोबी के पास जाएगा, धोबी को अगर से लोहार की ज़रूरत है तो लोहार के पास आएगा। ठीक है, इस प्रकार एक दूसरे की वो सहायता करते हैं और अपने गांव को समृद्ध बनाते हैं। साथ ही साथ कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। गांव के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि औजार, रुपाई, ये जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है गांव के समृद्ध गांव के विकास के लिए। ठीक है, समृद्ध गांव बनने के लिए। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित होती है। ठीक है, समय सिंचाई के लिए नहरें, याद रखें, इस समय जो सिंचाई के लिए नहरें हैं, कुआं, तालाब, कृत्रिम जलाशय आदि भी बनाए गए हैं। वाटर हार्वेस्टिंग आप अच्छे से जानते हैं, जो वर्षा के जल को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। इसके बारे में देख सकते हैं, बाजू में कुछ औजार हैं। देखिए, बाजू में कुछ औजार हैं, ये कुछ चिमटा जैसे दिख रहा है, कुछ कुल्हाड़ी का सामने वाला भाग दिख रहा है, कुछ हसिया जैसे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आगे हम, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है कि गांव में कौन रहा करते थे। जैसे गांव में हमने बताया, इसके पहले मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से विविधताएं थी। इनके अलावा महाद्वीप के, हमारे जो भारत महाद्वीप है ना, इस उप महाद्वीप है। इस उप महाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इन 3 तरह के लोगों के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है तो बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, ताकि आप किसी आंसर को और विस्तार रूप दे सकते हैं और बड़ा रूप दे सकते हैं, अगर हमें इसका बेसिक नॉलेज है तो। ठीक है, तमिल के बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े भूस्वामी, जो इनको वेल्लाला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उड़वार या भूमिहीन मजदूर कहा जाता था। दास को कैडिसियार और अधिमय कहलाते थे, ये अधिमय कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक, याद रखेंगे, ग्राम का प्रधान व्यक्ति कौन कहलाता था उत्तरी हिस्सों में, ग्राम भोजक कहलाता था। और ये अक्सर एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक, मतलब कि ये एक वंशानुगत चलता था।
कि भैया मेरा परिवार का एक ग्राम भोजक ही बना है, अब अगली पीढ़ी में भी मेरे ही परिवार का कोई बनेगा। मतलब कि वंशानुगत या अनुवांशिक। अब देख सकते हैं ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़े भूस्वामी होता था, मतलब कि जिसके पास अधिक से अधिक जमीन है, गांव में सबसे सर्वाधिक जमीन है, वही गांव का भूस्वामी कहलाता था। साधारणतः इनकी जमीन, इनके दास मजदूर, है ना, वो काम करते थे वहाँ पर इनकी ज़मीनों में। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली, बहुत अतिरिक्त प्रभावशाली थे, और यही कारण था कि वो राजा भी कर वसूल का काम इन्हीं से सौंप देते थे। भैया राजा, राजा बोलेगा कि अब भोजक तुम, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे पास ज़मीन है, तुम कहा जाए तो एक तरह के भूस्वामी हो यहाँ के, ठीक है, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम सभी से कर वसूलो और हमें ला के दो, ठीक है। ये न्यायाधीश का भी काम करते थे और साथ ही साथ पुलिस का काम, मतलब कि सुरक्षा बल का भी काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ये छोटे किसान होते थे और इनके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। ये क्या करते, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ये दास, है ना, दास कर्मकार, या फिर कहें तो ये दूसरों की ज़मीनों पर काम करके अपनी जीविका चलाया करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी हुआ करते थे, ठीक है। प्राचीनतम जो है तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है संगम साहित्य। संगम साहित्य किसे कहते हैं? प्राचीन जो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन्हें पढ़ेंगे, है ना, जैसे जैसे हम बेसिकली पढ़ेंगे, हम जब प्राचीन समय से लेकर पूरा, जैसे हम मध्यकालीन भारत पे आएंगे या मध्यकालीन भारत से हम सीधे आधुनिक भारत पर आएंगे, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार मध्यकालीन भारत में क्या था, किस प्रकार पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में क्या था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संगम साहित्य में से एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, या कहें तो इसमें से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं भी रहती है कि संगम साहित्य क्या है। इनकी रचनाएं लगभग 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है, देखिए ध्यान देंगे, इसलिए जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। गांव में रहने वाले कि जिन तमिलों का नाम उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे नगर के बारे में क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला, पुरातत्व, इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो हम अब देखेंगे नगर के बारे में कि इसके बारे में क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है कि जातकों के बारे में तो हम जानते हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों के में प्रचलित है, ठीक है, प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यह यहाँ एक जातक की कथा है। यहाँ बताया गया है कि एक निर्धन व्यक्ति किस प्रकार धनी बन जाता है धीरे धीरे, ठीक है। ये कहानी है, आप इसे पुश करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो पढ़ाई है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए है, चाहे यूपीएससी प्रिपरेशन हो या स्टेट पीएससी हो, पीएससी, इन प्रिपरेशन के लिए इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे अपने मोटिवेशन के लिए देख सकते हैं या अपनी जानकारी के लिए, या कहें तो आप बस पढ़ सकते हैं नॉर्मली। तो हम इसे स्किप कर रहे हैं, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, पुश करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ स्रोतों से क्या पता चलता है, क्या पता चल सकता है, ठीक है, इसके बारे में। शहरों या गांवों फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाएं मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों, है ना, या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे, ताकि वो आए और देखें, है ना, किस प्रकार से एक द्वार बना हुआ है, ठीक है। देखिए हमने कहानी इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि हम छठवीं के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हम बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए है, ताकि हम इसे पढ़ें। बेसिकली कहानी नहीं सुनना है हमें, है ना, हमारा कहानी सुनने का समय चला गया, वो बचपन का समय था। अब कहानियों के द्वारा हमें सीखना है, एक तरह से समझना है कि किस प्रकार का उस समय की व्यवस्था थी, किस प्रकार उस समय का वर्णन है, किस प्रकार की उस समय की संस्कृति है, किस प्रकार का उस समय का विकास है, वृद्धि है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम सांची की मूर्तिकला के बारे में कुछ है।
यह मध्य प्रदेश की स्थित सांची के स्तूप में मूर्तिकला का एक नमूना है, देख सकते हैं। इसमें शहर के जीवन का एक वर्णन है, एक दृश्य है। ठीक है, अध्याय 11 में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो दीवारें हैं इन्हें ध्यान से देख सकते हैं आप। ये ईंटों की बनी हुई है या फिर लकड़ी की या पत्थर से, आप ध्यान से देखिए। आप बताएंगे कि यह ईंट की है, पत्थर की है या दीवार, देखेंगे ये लकड़ी की बनी हुई है। देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, दिल्ली में मिला वैलकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है, ये क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, मछली बाजारों, ठीक है, जहाँ पे मछलियों का बाजार लगता है सॉरी, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व ईंट व छप्पर से बने हुए कई ज़्यादा समय तक टिक ना पाए, है ना। इस प्रकार संभवतः ये पता है, इस प्रकार के जो घरों के अवशेष हैं ये समझ में नहीं आते थे। उस समय के जो घर थे, कहा जाए तो वो कच्ची मिट्टी के बने हुए रहते थे, कच्ची ईंटों के बने रहते थे या लकड़ी के बने रहते थे। इस कारण से क्या है, समय बीतता गया और उसके अवशेष हमें मिल नहीं पाए, ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे वो। भविष्य में पुरातत्व इनकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों, यात्रियों के विवरण से द्वारा भी पता चलता है। क्या पता चलता है, वहाँ की जानकारियाँ पता चलती है कि उन शहरों के बाद उस शहर में क्या हुआ था, या उस शहर की संस्कृति क्या थी, उस शहर की व्यवस्था क्या थी, राजधानी क्या थी। इन सब राजधानियों की जो समृद्धियाँ थी उनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है, डिटेल्स। ठीक है, ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन आगे देखेंगे, जिन जिन पतनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ क्रमांक कितने में हम देख सकते हैं। ठीक है, आहत सिक्के के बारे में देखेंगे। आहत सिक्के लगभग ये भी 500 ईसा पूर्व, याद रखेंगे 500 ईसा पूर्व के समय ही आज आहत सिक्के जो थे, है ना, ये चले। लगभग अशोक के समय के बाद की बात है, ये अशोक के समय की बात है जब ये चल रहे थे। ठीक है, आहत सिक्कों के बारे में देखते हैं। आहत सिक्के वे सिक्के होते हैं जिसमें क्या होता है कि या तांबा हो, सोना हो, चांदी हो या अदर जो धातुएं होती है, इनको आहत किया जाता है, इनको पीटा जाता है और एक विशेष प्रकार के आकार में ढाल दिया जाता है। ठीक है, ये होते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्कों के बारे में कुछ जानकारी है, जैसे कि कुछ नॉलेज है। क्या हो रहा था, एक समय ऐसा था कि एक राजा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। एक राजा था, क्या हुआ कि उस राजा के पास धन की कमी पड़ रही थी, है ना, उसके पास पैसों की कमी पड़ रही थी, धन की कमी पड़ रही थी। तो उसने क्या किया, उस समय तो चांदी के सिक्के चल रहे थे, अब चांदी का उसके पास उत्पादन हो नहीं पा रहा था या वो आयात नहीं कर पा रहा था, तो उसके पास चांदी जो धातु है या पदार्थ है, इसकी मात्रा कम पड़ रही थी और धन की अपार कमी। इसके कारण उसने क्या किया, तांबे के सिक्के चलाना शुरू कर दिया। तांबे, सीसा, ऐसे तांबे, सीसा एंड जो होते हैं ना ऐसे अन्य पदार्थ, इनके सिक्के चलाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो तांबा ही चलाया उसने, तांबे के सिक्के चलाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, तांबे के सिक्के चलाना शुरू कर दिया। अब तांबा क्या जो था ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाता था, बहुत अधिक मात्रा भी थी हमारे यहाँ पर उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो इस कारण से बहुत सारे लोगों के पास तांबे के सिक्के उपलब्ध हो जाते थे। वो क्या करते थे, सेम टू सेम वैसे ही करते थे और उसकी कॉपी बना लेते थे। और उस समय जो बोलते हैं ना, एक प्रकार का हर एक इंसान अमीर बन गया, हर एक के पास पैसा ही पैसा हो गया। और इसके कारण से बाद में राजा को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से झेलनी पड़ी। ठीक है, जैसे आज भी आरबीआई के पास पैसा बहुत है, वो चाहे तो हर एक गरीब के पास करोड़ों करोड़ों बांट देगा, लेकिन वही बात है, पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इंसान ऐसा लगता है कि पैसे की कटोरी, पैसों को कुछ भी बना लेगा और पैसों का हवाई जहाज बना के उड़ाएगा, इतने ज़्यादा रईसी आ जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी फिर देश को कई सालों तक। ठीक है, इसलिए जो भी निर्णय लिया जाता है सोच समझ के लिया जाता है। ठीक है, ये एक नॉलेज की बात थी आज सिक्कों से रिलेटेड। ठीक है, विनिमय के साधन, मतलब कि भैया एक हाथ से तू ले, एक हाथ से तू मुझे दे, ये विनिमय हुआ करता था। वस्तु विनिमय का मतलब ये कि मुझे अगर गाय की ज़रूरत है और सामने वाले को चावल की, धान की ज़रूरत है, तो क्या करेगा, मैं उसे धान दूंगा या चावल दूंगा, वो मुझे गाय दे देगा।
ठीक है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है या वस्तु विनिमय कहलाती है। विनिमय मतलब आदान प्रदान। ठीक है, नगर और उनकी गतिविधियों के केंद्रों के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से लगभग 2500 साल पहले की बात है, जो मथुरा था वो एक महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर पड़ता था। इसमें से एक जो रास्ता था उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर था, पूरब की ओर था, दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर था। ठीक है, क्योंकि यातायात और व्यापार के लिए गुजरात का क्षेत्र कहा जाए या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी और अनेक मंदिर थे। आसपास किसान पशुपालक जो रहा करते थे, ये क्या करते थे, जो शहर में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे उनके लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों को बनाने के लिए बहुत फेमस था, है ना, प्रमुख केंद्र भी था। अब याद रखेंगे, मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। लगभग 2000 साल पहले की बात है ना। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, धार्मिक केंद्र भी रहा है ये, बौद्ध विहार, जैन विहार आदि, और कृष्ण भक्ति के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है और था भी। ठीक है, आगे हम देखेंगे मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों और जो मंदिर थे उसमें दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब कि जो अभिलेख हैं उनमें उन लोगों की जानकारी दी हुई है जो मंदिरों और मठों में क्या करते थे, अपनी दान दक्षिणा दिया हुआ करते थे। ठीक है, जहाँ दान देते थे या दक्षिणा देते थे। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, इस प्रकार के लोग जो थे वो दान दिया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले आदियों का भी उल्लेख मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे शिल्प और शिल्पकार के बारे में। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, उत्तरी काले चमके पात्र, ठीक है, जिन्हें NBPW कहा जाता है, ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से आप समझते हैं। अब हम देखेंगे उत्तरी काली चमके के बारे में। उत्तरी काले चमके क्या होते थे, है ना। ये क्या करता था, जो इसमें ध्यान देंगे, इसमें एक प्रकार का कठोर और चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला एक तरह का सतह वाला चमकदार एकदम काली सतह वाला पात्र हुआ करता था। इसमें क्या है कि जो किसान है मिट्टी को एकदम उच्च ताप पर गर्म करता था। ठीक है, गर्म करने के बाद ऊपरी सतह को एकदम चिकनी बनाता था। चिकनी बनाने के बाद उस पर काली सतह लगाई जाती थी, काली लेप लगाई जाती थी, पतली काली लेप। ठीक है, जो उस बर्तन को शीश जैसी चमक देता था या प्रदान करता था। ठीक है, ये क्या है, ये है उत्तरी काली चमके पात्र। ठीक है, उत्तरी काली चमके पात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो था यह हमें उत्तरी क्षेत्र महाद्वीप के उत्तरी भाग से हमें यह प्राप्त हुआ। ठीक है, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। ठीक है, शिल्प जो होते थे उस प्रकार के नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से जो मिट्टी के बहुत सारे पतले और सुंदर बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमके पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये उत्तरी भाग में मिले। देखिए अभी हमने पढ़े और यहाँ पे कहा भी गया है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए या बच नहीं पाए हमारे पास। ठीक है, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन महत्वपूर्ण भी था, और यह वाराणसी, उत्तर में वाराणसी हो गया, दक्षिण में मदुरै आदि इसके प्रमुख केंद्र भी हुआ करते थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम किया करते थे, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि यह विभिन्न कपड़ों का उत्पादन का विभिन्न क्षेत्र या महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा या केंद्र कहा जाता था। ठीक है, लेकिन हमें इसके कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाए। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनेक शिल्पकार व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। ठीक है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है, श्रेणियों में डिवाइड थे। ठीक है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना भी होता था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी का व्यापार संचालन, बस इतना सही काम होता था। ठीक है, श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे या करते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिलने जो लाभ मिलता था उसका कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक स्थान या संस्थानों को दे दिया जाता था। ठीक है,
आगे कुछ ऐसी बातें हैं जो नियम कानून है, इन नियमों के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पर आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण है अरिकामेडू के बारे में, क्योंकि यह पुदुचेरी जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र है ना, दक्षिणी भाग है, उसके बारे में कुछ है जानकारी, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर देखेंगे, इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि बेसिक जानकारी है ये। ठीक है, यह लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। पतन मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ जहाज आते थे और जहाज का सामान वहाँ पे उतारा जाता था, उन क्षेत्रों को पतन कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, ईंटों से बना एक ढांचा प्राप्त हुआ है हमें, जो संभवतः गोदाम रहा होगा, यानी संभावना हमारी सोच ये है, या हमें ऐसा जान प्रतीत होता है कि वो गोदाम रहा हो, है ना। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं, जिनमें शराब या तेल या तरल पदार्थ भी रहा कर रखते थे। ठीक है, यह रखा जाता था। इनमें दो तरफ पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे होते थे। साथ ही इसमें एरेटाइन जैसे मोहरें, लाल चमकदार वाली जो बर्तन थे, है ना, वो भी वहाँ पर मिली हमें। इटली के शहर के नाम पर ही इसे एरेटाइन अर्थात पात्र के नाम के रूप से जाना जाता था। इसे मोहर लगे साँचे पर गीली मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे ऐसे बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम था, लेकिन वो भारत देश हमारे उपमहाद्वीप में ही बनाए जाते थे। या रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन, रत्न भी हमें प्राप्त हुए हैं। छोटे छोटे कुंड प्राप्त हुए हैं जो संभवतः कपड़े को रंगने में काम करते थे या रंगने के पात्र थे। ठीक है, यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के से बने हुए मनके भी प्राप्त होते थे, जो पर्याप्त साक्ष्य के रूप में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे हम अन्यत्र पढ़ेंगे, क्योंकि अन्यत्र जो होता था हम बता दें अन्यत्र होता क्या है। जब हमारे उपमहाद्वीप में जब ये सिचुएशन चल रही हो कि जब लोहे के बारे में या गांव की समृद्धशाली या हमारे शहर के बारे में जानकारी जब हमें प्राप्त हो रही थी, उस समय अन्य देशों की स्थितियाँ क्या थी, या किसी अन्य स्थान पर, अन्यत्र मतलब किसी अन्य स्थान पर स्थिति क्या थी, उस समय कंडीशंस क्या थी, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी है। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं हम। इसमें हम देखेंगे कि रोम के बारे में जानकारी है ना, जो यूरोप का एक सबसे पुराना शहर माना जाता है और एक प्रमुख राजधानी भी है, एक बड़े साम्राज्य की प्रमुख राजधानी भी है। जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे उस समय की बात है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, है ना, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ एक बड़ा साम्राज्य था, है ना। इसके बारे में जानकारी है। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे अगस्टक, याद रखेंगे, अगस्टक एक थे, जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले की बात है शासन किया, 2000 साल पहले शासन किया था। उन्होंने कहा था कि जो रोम है वो ईंटों का शहर है और इस ईंट के शहर को मैंने संगमरमर का शहर बनाया हो। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आज ओम का जो लगभग ओम का क्या रोम का कहा जाए, रोम का जो शासक थे अगस्टक, ठीक है, इन्होंने ईंटे के शहर को किसका शहर बनाया या बनवाया, या पहले किसका शहर था, रोम को किसका शहर कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, ये क्वेश्चन दे सकता है। ईंटों का शहर, लोहे का शहर, या फिर अदर कुछ और, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये ईंटों का शहर था, लेकिन मैंने इसे संगमरमर का शहर बनवाया, संगमरमर का बनवाया। आज अगस्टक और उसके बाद कई शासकों ने मंदिर और महल भी बनवाए। अगस्टक ने क्या किया, बड़े बड़े रंग मंडल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। मतलब कि इसमें क्या होता है, चारों तरफ सीढ़ी नुमा जो होते हैं दर्शकों को बैठने के लिए जगह ही होती है ना। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बैठते हैं और बीच में कार्यक्रम्स होते हैं उनको देखते हैं, या रंगमंच जो भी होता है उन्हें देखते हैं। ठीक है, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी देख सकते थे, यहाँ पे जानकारी दी है। और उन्होंने स्नानागार भी बनाए जो स्त्री और पुरुषों के लिए थे, लेकिन अलग अलग इन लोगों के लिए, स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित भी किए गए थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम किया करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु अर्थात एक्वाडक्ट, मतलब कि क्या होता था, एक प्रकार का सेतु हुआ करता था, इसके जरिए जो पानी है उसको स्नानागार, बड़े बड़े फव्वारों, घुसलखानों आदि के लिए पानी के रूप में पानी लाया जाता था, पता है, इनमें सेतु में, और उसको यूज़ किया जाता था। किसके लिए, स्नानागार के लिए, फव्वारों के लिए और घुसलखानों के लिए यूज़ किया जाता था, उसमें जो पानी होता था वो। ठीक है,
आज का चैप्टर आपको कैसा लगा है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियो की जानकारी प्राप्त होते रहे। ठीक है, धन्यवाद।